अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। जो ही सर्दी स्टार्ट होती है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पे नज़ला, ज़ुकाम और साइनसाइटिस जो है बहुत आम हो जाते हैं। आम नज़ला ही शुरू होता है, उसके बाद जो है सर में दर्द होने लगता है और लोग समझ जाते हैं कि उनको साइनस की प्रॉब्लम है। तो साइनसाइटिस की वजह से सीवियर बॉडी पेन होता है, सर में शदीद दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, नाक बंद होती है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और काफ़ी कुछ लोगों को जल्दी ख़त्म हो जाती है, कुछ लोगों को देर तक ख़त्म है। अगर ये आमतौर पे 5-7 दिन में ख़त्म हो जाती है, मोस्टली वायरल होती है, कुछ बैक्टीरियल होती है। अगर ये एक हफ्ते से ज़्यादा हो तो हम इसको समझते हैं कि ये बैक्टीरियल है, वरना वायरल आमतौर पे एक हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। और 3 महीने से ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम चले तो हम इसको क्रॉनिक साइनसाइटिस कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये साइनसिस हैं क्या और हमारी बॉडी में इनका क्या फंक्शन है। तो ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। नाज़रीन, हमारे फेस की जो बोन्स हैं उनमें 4 रूम होते हैं, कुछ कैविटीज़ होती हैं, स्पेसेस होती हैं, 4 पेयर होते हैं, यानी कि 4 लेफ्ट साइड पे और 4 राइट साइड पे। ये कैविटीज़, इनका बेसिक फंक्शन ये है कि यहाँ पे म्यूकस या लुब्रिकेशन जो है वो पैदा होती है और इन सब का कनेक्शन जो है वो नाक से होता है, जिससे पर्पज़ ये है कि नाक गीली रहे और जितने भी एलर्जन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह, उनसे नाक को बचाया जा सके। तो बेसिक फंक्शन इसका वो ये है कि यहाँ से कुछ म्यूकस प्रोड्यूस होता है और ये नाक के अंदर गिरता है, जिससे नाक गीली रहती है और जरासीम से बची रहती है। दूसरा इसका काम है आवाज़ की रेजोनेंस पैदा करना, यानी कि हमारी आवाज़ में जो रेजोनेंस होती है या ब्यूटी होती है वो इन्हीं खाली जगहों की वजह से होती है। तो 4 साइनसेस होते हैं। अगर हम इसके नॉर्मल को देखें तो ये 2 आँख के ऊपर होते हैं, फ्रंटल साइनस कहते हैं। 2 आँखों के बीच में होते हैं, जिन्हें एथमोइडल साइनस कहते हैं, और 2 आँख के नीचे होते हैं, जिसको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। स्फेनॉइड साइनस इसके बैक साइड पे होता है। तो इस तरीके से 4 साइनसेस हैं और इन सब का एक रास्ता है जो कि नाक के अंदर खुलता है, जिसे मिएटस कहते हैं। ये नाक का सुराख होता है जिसके ज़रिए ये फ्लूइड इसके अंदर आता है। अब आप ये देखें कि जो साइनसाइटिस है उसके अंदर क्या होता है कि ये अपोजिट पिक्चर है, कि ये साइनसाइटिस की पिक्चर है। इसमें आप देखें कि जो म्यूकस है वो थिक हो गया है या पस है, उसने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप ये देखें जो येलो कलर का नज़र आ रहा है कि ये रास्ता से ये नॉर्मल है और ये ब्लॉक साइनस है। ये नॉर्मल है और ये आप ये देखें यहाँ पे पस है या फ्लूइड जमा है या बहुत ज़्यादा म्यूकस है या जो म्यूकोजा है, यहाँ पे जो वॉल है थिक हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साइनसाइटिस को शो करती हैं। तो ये लेफ्ट साइड एक को कंपेयर करें तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है और ये साइनसाइटिस का स्ट्रक्चर है। अब अगर एक्सरे में हम देखते हैं कि एक्सरे पीएनएस करा के देखते हैं पेशेंट का, आप ये देखें कि इसमें यूजुअली मैक्सिलरी साइनस बहुत अच्छे तरीके से नज़र आते हैं कि ये और ये दोनों आप देखें एक जैसे हैं, एक ब्लैक कलर है। जो ब्लैक कलर है वो एयर को शो करता है कि इसके अंदर एयर है। तो लेफ्ट और राइट देखें बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अपोजिट अगर हम ये एक्सरे देखें तो ये साइड जो है इसमें तो आपको ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है, इस साइड में जो है ये वाइट नज़र आ रहा है, जो कि इन्फेक्शन को शो करता है कि ये इस साइड पे जो वाइट है ये इन्फेक्शन है, ये नॉर्मल है। अगर हम सीटी स्कैन करें पेशेंट का तो आप ये देखिए कि सीटी स्कैन के अंदर कि ये कैविटी बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही है, इसके मुकाबले में इस कैविटी में नीचे जाके ये यहाँ पे म्यूकोजल थिकनिंग है या पस है और ये यहाँ पे भी। तो ये सीटी स्कैन की पिक्चर है पैरानेजल साइनस के लिए। ये राइनोस्कोपी कहलाती है कि नाक को एग्जामिन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, राइनोस्कोप इसको कहते हैं। तो ईएनटी के जो स्पेशलिस्ट हैं वो देखते हैं और नाक का ख़ास तौर पे जहाँ तक इसकी वजूहात का ताल्लुक है तो सबसे कॉमन तो फ्लू है या कॉमन कोल्ड जिसको कह लें, नज़ला। नज़ले के बाद जो अमन जो वायरल ही होता है, नज़ले के बाद फिर साइनसाइटिस होता है। तो साइनसाइटिस वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। इनमें जो प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, यानी कि किन लोगों में ज़्यादा होता है, उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी नाक टेढ़ी होती है, डीएनएस उसको कहते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम।
उनको ज़्यादा होता है जिनके नेज़ल पॉलिप्स होते हैं, कुछ ग्रोथ होती है नाक के अंदर, उनको ज़्यादा होता है। नेज़ल एलर्जी जिनको होती है, नाक की एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है कि डस्ट एलर्जी है या एस्थमेटिक पेशेंट है, उन लोगों में ये ज़्यादा होता है। वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कम है, यानी कि ख़ासतौर पे जो डायबिटिक हैं या HIV के पेशेंट होते हैं, इम्यूनिटी जहाँ पे कम होती है तो वहाँ इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वो लोग जिन्हें रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, एसिडिटी रहती है कि स्टमक के जो है वो एसिड ऊपर आता है, तो उन लोगों में भी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये वो लोग हैं जिनमें प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, आमतौर पर रिस्क फैक्टर होते हैं, और नज़ले के बाद जो है ये साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। अमूमन इसकी अलामात ये है कि नाक बंद होती है और नाक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आँख के पीछे जो है वो प्रेशर होता है, सर में शदीद दर्द होता है, ख़ास तौर पे फ्रंटल एरिया जो पेशानी है, पेशानी पे नाक के जो शुरुआत है यहाँ पे आँख के पीछे, फेस पे पेन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पूरे चेहरे पे पेन होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो ऊपर के दांत हैं, क्योंकि ये साइनसेस हैं यहाँ पे और ऊपर के दांत जो है उनके अंदर भी पेन शुरू हो जाता है। लोग समझते हैं कि ये दांत का दर्द है, लेकिन वो साइनस का दर्द होता है। पोस्ट नेजल ड्रिप होती है, यानी कि नाक के पीछे से नज़ला गिर रहा होता है गले के अंदर, जिसकी वजह से खांसी होती है और गला खराब भी होता है। बुखार होता है, ये भी बहुत कॉमन है, और फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, नाक के अंदर जो है वो बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो फटीग बहुत ज़्यादा है, यानी कि थकन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। तो शदीद नाक बंद, सर में दर्द और थकन, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है साइनसाइटिस की। मोस्टली वायरल होता है, कुछ कभी बैक्टीरियल भी होता है। अगर 7 दिन तक जो है वो पेशेंट रिकवर हो जाता है तो हम इसको वायरल ही समझते हैं, लेकिन 7 दिन के बाद अगर ये कंटिन्यू रहे अलामात तो इसको बैक्टीरियल समझा जाता है। आमतौर पे स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और H इन्फ्लुएंजा इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एंटीबायोटिक शुरू करानी पड़ती है, जो कि 10 से 15 दिन तक लेनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट कोर्स नहीं होता है कि सिर्फ 2 या 3 दिन एंटीबायोटिक ले लें, आपको 10 से 15 दिन एंटीबायोटिक लेनी होती है। तो इसके अंदर हम ये करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो पेशेंट सिम्टम बता रहा है उसी से आइडिया हो जाता है। फिर एग्जामिनेशन करते हैं कि वो एरिया जो साइनसेस हैं उनके ऊपर जब हम प्रेस करते हैं तो पेन फील होता है, टेंडरनेस होती है, इसको हम कहते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सरे कराते हैं PNS का, और एक्सरे के अंदर हमें फाइंडिंग मिल जाती है। अगर एक्सरे में भी ना हो और पेशेंट की सिम्टम कंटिन्यू रहे तो हम CT स्कैन या MRI करा लेते हैं। तो CT स्कैन के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाती है कि म्यूकोजल थिकनिंग कितनी है, और वो सब चीज़ें जो है आइडिया हो जाता है कि आगे क्या करना है। कभी कभी जो ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो राइनोस्कोपी करते हैं कि नाक का मुआयना करते हैं, और अगर आम तौर पर बाहर मुआयने से नज़र ना आए तो एंडोस्कोप होता है, एक पाइप होता है जिसके अंदर कैमरा होता है, और उसके ज़रिए हम देख लेते हैं कि जो साइनसेस हैं उनके होल जो नाक में खुल रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि अगर वो बंद होते हैं तभी जाके ये साइनोसाइटिस होता है। अब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो रेस्ट है, क्योंकि रेस्ट से इम्यूनिटी बढ़ती, क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि जो म्यूकस है, जो सिक्रीशन होती है साइनस की, अगर पानी नहीं पिएंगे तो वो थिक हो जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि जब भी फ्लू हो या फीवर हो तो बहुत ज़्यादा पानी पिएं, ताकि जो सिक्रीशन हैं वो पतली हो जाएं। इसके अलावा स्टीम इनहेलेशन बहुत इफेक्टिव है कि स्टीम से भी वो फ्लूइड जो है या जो म्यूकस है जो थिक होता है वो थिन हो जाता है और वो निकलने में आसानी होती है, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसी तरह गर्म पानी के अगर स्पंज करके और वो पैड जो है नाक के ऊपर रखे जाएं या साइनसेस के ऊपर रखे जाएं, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। सलाइन नाक के अंदर डालें, स्प्रे करें सलाइन का, वो भी कर सकते हैं, या ज़ाइनोसिन नेज़ल स्प्रे आते हैं, डिकंजेस्टेंट जिनको हम कहते हैं, वो यूज़ भी कर सकते हैं। नेज़ल स्टेरॉइड भी आते हैं जिसको जैसे फ्लिक्सोनेज के नाम से स्प्रे आता है, वो यूज़ कर सकते हैं कि उससे स्वेलिंग कम होती है और वहाँ पे जो सूजन की वजह से सुराख बंद हो जाते हैं नाक के अंदर, वो भी खुल जाते हैं। इसके अलावा एंटी एलर्जी, क्योंकि ये एलर्जी का बड़ा फैक्टर इसके अंदर होता है, तो एंटी एलर्जी मेडिसिन और एंटी डिकंजेस्टेंट मेडिसिन, ये सारे तो फेक्सिड डी के नाम से या टेल्फास डी के नाम से ये मेडिसिन आती है। इसके अलावा पेन किलर के तौर पे ब्रुफिन है या कोई भी पेन किलर, सिनफ्लेक्सिन है, वो आप ले सकते हैं, पैरास्टामोल ले सकते हैं। तो ये बेसिक इसका ट्रीटमेंट है कि आप पेशेंट को नेज़ल डिकंजेस्टेंट देते हैं, और वो स्प्रे की शक्ल में भी होता है, टैबलेट की शक्ल में भी होता है, पेन किलर देते हैं, रेस्ट कराते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और स्टीम की जो हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा अगर 1 वीक से ज़्यादा ये रहे तो फिर एंटीबायोटिक देते हैं। यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कवर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है ऑगमेंटिन यूज़ होती है, या लिवोफ्लॉक्सासिन जो है वो यूज़ होती है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एंटीबायोटिक वो फिर आपका फिजिशियन डिसाइड करता है। कहने का मकसद ये है कि एक तो जब भी मौसम चेंज होता है अपने आप को एलर्जी से बचाएं, सर्दी से बचाएं। रात में ठंड हो जाती है, अगर फ्लू हो गया है, नज़ला हो गया, तो उसका टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। स्टीम इनहेलेशन बहुत अच्छी है, और अगर ट्रीटमेंट चंद दिन में ठीक नहीं होते हैं तो फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।